नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। होली, दिवाली, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ईद जैसे त्योहारों का लोग इंतजार करते हैं, जश्न मनाते हैं। वैसे तो ये त्योहार हर साल में एक बार आ जाते हैं और इनके स्वागत के लिए महीने भर पहले से तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। लोग खरीदारी करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ घर पर लाते हैं, खूब जश्न मनाते हैं। लेकिन लोकतंत्र का पर्व यानी चुनाव 5 साल में एक बार आता है और ये जनता के पास अपनी बुनियादी समस्याओं को उठाने का सुनहरा मौका होता है। लोगों के पास एक ऐसा मौका होता है सही आदमी या प्रतिनिधि के चुनाव करने का। लोगों के पास मौका होता है उनका सही नुमाइंदा चुनने का, जो उनकी मूलभूत चीजों को पूरा कर सके, उनकी समस्याओं को दूर कर सके। महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी चीजों को लेकर जनता के पास एक ही मौका होता है एक ऐसे शख्स को चुनने का जो उनकी समस्याओं को निपटाए और विकास की तरफ उनके देश को आगे ले जाए। लेकिन हर 5 साल में जब जब चुनाव होते हैं तो चुनाव से 3-4 महीने पहले तक लोग इन मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक मार्च निकालते नजर आते हैं, देश भर में प्रदर्शन करते नजर आते हैं। विपक्षी दल भी इसका फायदा उठाते हैं और लोगों के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं ये तमाम मुद्दे कहीं गौड़ से हो जाते हैं। धर्म, जाति, ध्रुवीकरण का मुद्दा हावी हो जाता है। हर तरफ सियासी दल सिर्फ और सिर्फ वोटर्स को अपनी ओर खींचने के लिए तमाम नए नए समीकरण बनाने में लग जाते हैं। वोट बैंक को कैसे साधा जाए, इसके लिए इन तमाम मुद्दों को भुला दिया जाता है और वो जनता जो कि 5 साल तक त्राहिमाम करती है, वो भी इन लोक लुभावन वादों के आगे, ध्रुवीकरण की इस राजनीति के आगे इसमें इस कदर घिर कर रह जाती है कि वोट डालते समय जनता अपनी अपनी समस्याओं को पूरी तरह से भुला देती है और परिणाम वही दर्शाते हैं। 2022 के रण में भी ऐसा ही देखने को मिला, जहां किसानों के मुद्दे, कोरोना प्रबंधन, महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दे कहीं गौड़ से हो गए और हर पार्टी धर्म और जाति की राजनीति पर उतर आई। राष्ट्रवाद की एक ऐसी हवा चली कि बाकी सारे मुद्दे हवा हवाई हो गए। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जनता चुनाव के समय समस्याओं को क्यों भूल जाती है और क्या वाकई में भूल जाती है? आखिर जनता क्यों जातिवाद के नाम पर वोट दे आती है? जनता आखिर क्यों धर्म के प्रपंच में फंस जाती है? जनता को आखिर ये कब समझ में आएगा? और आखिरकार जनता क्यों रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर वोट नहीं देती? आज ऐसे ही कुछ सवालों के साथ करेंगे आज की चर्चा। सवाल कुछ गंभीर ये भी कि महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा चुनाव में क्यों हुआ जुदा? जी हाँ, वैसे तो चुनाव से पहले महंगाई, बेरोजगारी ये 2 बहुत बड़े और महत्वपूर्ण मुद्दे थे, लेकिन चुनाव के समय ये कहीं जनता से जुदा से हो गए। जाति और धर्म 2022 के सियासी दलों की क्या यही रही रणनीति? 2022 का रिजल्ट, अहम मुद्दे कहां हो गए शिफ्ट? किसान और नौजवान क्या राष्ट्रवाद की गाड़ी में हुए सवार? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ चुका है। जल्दी से मैं पैनल का आपसे तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ के विक्रम राव साहब जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता पुष्पेंद्र यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपसे थोड़ी देर में हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता उमाशंकर पांडे जी भी जुड़ेंगे, साथ ही बीजेपी नेता दीपक बघेल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में के विक्रम राव साहब आप ही से करना चाहूंगी और आप ही से ही समझना चाहूंगी कि क्या वाकई में ऐसा होता है तो क्यों हो जाता है? जो मुद्दे जनता से सीधे सार रखते हैं, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे जो सीधे सीधे उनके जेब को कनेक्ट करते हैं, चुनाव के समय वो कहीं ना कहीं गौड़ हो जाते हैं, धर्म और जाति हावी हो जाती है और फिर नतीजे वही ढाक के 3 बात। क्या लगता है सर आपको, ऐसा क्यों होता है? नहीं, इसके पहले जरूरी बात यह है शिल्पा कि चुनाव घोषणा पत्र, इलेक्शन मैनिफेस्टो हर पार्टी लगाती, सिवाय मायावती के। हाँ। हर पार्टी जारी करती है। उसमें कुछ आश्वासन होते हैं, वायदे होते हैं और क्या करने जाएंगे योजनाएं वगैरह होती है, जिसमें महंगाई कम करने का, हाँ, आवश्यक चीज़ों के दाम घटाने का वगैरह ये सब होता है। लेकिन इलेक्शन मैनिफेस्टो एक करार है वोटरों में और उम्मीदवारों में। उसको लागू करने के लिए प्रयास तो होता है। अभियान का मुद्दा वही होता है इलेक्शन मैनिफेस्टो।
हाँ। वही मुद्दा होता है। लेकिन इतनी कम, इतने अल्पकालीन स्मृति है वोटरों की, वो भूल जाते हैं। जहाँ इलेक्शन खत्म हुआ वो इस मसले को उठाना भूल जाते हैं, जबकि पार्टियों की जिम्मेदारी है कि वो हमेशा लोहे को गर्म रखे, मसले को तेज रखे और लोगों को चुनाव के बाद भी याद लाए कि इन पार्टियों ने ये कहा था, ये नहीं कर रहे। तब तो बात बनती है, वरना फिर सो जाएंगे लोग 5 साल के लिए। लेकिन क्या ऐसा होता है राव साहब कि तमाम विपक्षी दल जिन्हें जनता से जुड़े हुए इन मुद्दों को जिंदा रखना होता है, वो कहीं ना कहीं भटक जाती हैं और लोक लुभावन वादों के चक्कर में अपना फोकस खो बैठती है? बहुत सही कहा आपने शिल्पा, बहुत सही कहा। यही पार्टी की जिम्मेदारी है, पार्टी की नैतिकता है, पार्टी की संगठन शक्ति है, उनके संकल्प और सामर्थ्य का सवाल है ये। अगर पार्टियां ये नहीं करती है तो लोकतंत्र का नुकसान कर दिया, अपना नुकसान कर दिया, अपनी विश्वसनीयता घटाती हैं और उसके साथ जनता को भी गुमराह करने की साजिश करती है। लेकिन सवाल ये है कि इसका रास्ता क्या है। हम लोगों ने कहा था बहुत पहले राजनीति शास्त्र में, राइट टू रिकॉल, कि वापस बुलाओ, कि 5 साल को चुराया गया, ज़रूरी नहीं कि 5 साल तक रहेगा, वो 6 महीने 7 महीने बाद भी वापस बुलाया जा सकता है। केवल शर्त ये कि उस पर 50 से अधिक प्रतिशत लोग दस्तखत करके ज्ञापन दें। हाँ। अब 50% मिलते नहीं, अब 1.5 लाख 2 लाख की पोलिंग हो, 1 लाख दस्तखत शिल्पा कौन करा पाएगा? बिल्कुल। सामर्थ्य कहाँ है, कौन पैसा देगा? हाँ। ये सब दिक्कतें होती है ना। बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझाया सर, आपने इस पूरे मसले पर प्रकाश डाला। हमारे साथ पुष्पेंद्र यादव भी जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र जी, और क्या यही गलती समाजवादी पार्टी से हो गई? क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर आप लोगों को काम करना था, लेकिन आप कहीं ना कहीं फ्री की सेल के चक्कर में लोगों को उस तरफ अपने खींचने के चक्कर में लग गए और आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया और ये देखिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। है कि इसमें कुछ चीजें हमारी तरफ से भी रही, लेकिन जो बड़ी बात ये है कि ये महंगाई का मुद्दा और बेरोजगारी का मुद्दा ये जन जन के दिमाग में था। और ये एक सोचने की बात है कि जनता त्राइम कर रही है, जनता बेकार है, जनता महंगाई से भी परेशान है। हर कहीं चले जाओ, किसी विधानसभा में चले जाओ, हर जगह आदमी बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगार हैं, हमारे बच्चे काम नहीं कर पा रहे, और फिर भी वोट मिल रहा है। ये एक बड़ी बात है कि या तो जनता हिंदू और मुस्लिम पे बट रही है, अब भी उनको हिंदू मुस्लिम ही पसंद है, या फिर जनता को पसंद ही ऐसा है कि हमें महंगाई से मतलब नहीं है, किसी से मतलब नहीं, हमको धर्म जात और अपने डाइवर्शन पे ही वोट देना है। और दूसरी बात ये, आप देखिएगा उत्तर प्रदेश का चुनाव सबके हिसाब से अगर आप देखें तो अधिकतर लोगों को ये परिणाम ऐसा लग रहा है बिल्कुल चौंकाने वाला, क्योंकि लोगों की उम्मीद ये थी कि अगर सपा सरकार बने या बीजेपी सरकार बने तो बहुत कांटे की टक्कर पे ये चुनाव जाके अटकेगा। लेकिन उस पे भी मामला वो खराब रहा। उस पे भी आपने देखा जो लोगों ने जो वोट है वो इधर उधर दिया। हमें जो बड़ा फैक्टर रहा ये भी रहा कि बसपा का जो साइलेंट वोटर था वो सर बीजेपी को टारगेट हुआ, क्योंकि मायावती जी इसमें सक्रिय नहीं रही। और ये वो जाने कि वो जानबूझकर साइलेंट रही या कुछ और उनका वो था उत्तर प्रदेश में, लेकिन बड़ा हमें नुकसान ये भी हुआ। और दूसरा नुकसान हमें ये हुआ कि बीजेपी के को जो मायावती जी के साथ साथ उनका वोट को नहीं मिला। कांग्रेस डाउन रहेगा, इतना उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस के जो वोट बैंक है सिर्फ 2.2% रह जाएगा। उसका भी एक फर्क है, कांग्रेस का जो वोटर था, कांग्रेस से निराश थे, उन वोटरों ने भी बीजेपी को ही वोट दिया। हाँ, जाहिर सी बात है, वो तो इन आंकड़ों के जरिए पता ही लग रहा है कि जो कांग्रेस के वोटर्स थे, जो बीएसपी के वोटर्स थे, उन्होंने सबने एक साथ एक मुश्त बीजेपी को ही वोट दिया है। इसी वजह से तो प्रचंड बहुमत एक बार फिर से बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर लाने में कामयाब रही है। चलिए आपके पास लौटती हूँ। आपकी आवाज में थोड़ा टेक्निकल एरर भी आ रहा है, जब तक उसको हम दुरुस्त करवाए मैं रुक करना चाहूंगी कि विक्रम राव साहब आप ही का कह रहे हैं, साफ साफ एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अब तो ऐसा लग रहा है कि मानो जनता को बस यही चीज पसंद रह गई हो। जनता अपने मुद्दों की बात तो करती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो भूल जाती है और वही जाति और धर्म के चक्कर में फंसकर रह जाती है। ये तो होता आया है। 1952 जब से
चुनाव शुरू हुआ इस देश में, विधानसभा और लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था आज़ादी के बाद, तब से ये प्रयास हो रहा है कि अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी कैसे हो विधायकों की, सांसदों की। चुने जाने के बाद वो 5 साल तक आराम करेंगे और 5 साल बाद अपने चुनाव क्षेत्र में आएंगे, इससे नहीं चलेगा। उन्हें रेगुलर आना चाहिए, संपर्क करना चाहिए, लेकिन अंकुश क्या उन पर? ये तो कहने की बातें, दार्शनिक बातें, ऐसा करो वैसा करो, कथ्य है, अकथ्य है, कर्तव्य है, अधिकार है, लेकिन सवाल ये उसको क्रियान्वित कैसे करेंगे? क्रियान्वित करने का तरीका लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने बहुत पहले बताया था कि राइट टू रिकॉल रखो, जैसे स्विट्जरलैंड में है, कुछ और यूरोपियन देशों में, लोकतंत्रों में है, गणराज्यों में, वहाँ कि आप राइट टू रिकॉल होता है। जो अक्षम है, वादा फरामोशी करता है, अपने पद से भटक जाता है, उस सांसद विधायक को वापस बुलाने का अधिकार है वोटरों के पास। लेकिन फिर सवाल उठता है कि वो छोटे देश है, अब आप मुश्किल से 50 लाख 1 करोड़ वोटर है। भारत तो विशाल देश है शिल्पा, यूपी में ही कम से कम 8-10 करोड़ वोटर है। कौन संपर्क करेगा, कौन उनको निकालेगा, कौन रिकॉल करेगा, और संसाधन कहाँ है, वित्तीय व्यवस्था कहाँ है? फिर भी प्रयास यदा कदा होता रहता है। जैसे मैं बताऊँ आपको एक किस्सा, अमिताभ बच्चन बहुगुणा को हराने के बाद इलाहाबाद से अपने कॉन्स्टिट्यूंसी पहुँचे ही नहीं। तमाम वादे किए थे राजीव गांधी ने और उसी आधार पे जीते थे कांग्रेस मैनिफेस्टो का अमिताभ बच्चन 1984 में। वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी गए नहीं और बम्बई में लगे रहे अपने शूटिंग में। तो लोगों ने पोस्टर लगा दिया, हमारा सांसद लापता है, पुलिस में रपट करा दी FIR, ढूंढो। तो भागे भागे अमिताभ बच्चन शूटिंग छोड़ के आए इलाहाबाद लोगों से मिलने। या तो ये तरीका है, लेकिन ये तरफ व्यंग्यात्मक बड़ा नॉन सीरियस हो जाता है। ऐसे में राव साहब, मैं आपका विश्लेषण चाहूंगी इस पर कि 2022 के इस रण में अगर बुनियादी मुद्दे गौण रहे, वो गायब से दिखे, तो फिर जनता ने क्या सोचकर वोट दिया, किन मुद्दों के आधार पर वोट दिया? आपका विश्लेषण इस पर क्या कहता है सर? यूपी का भी बताइएगा और उसके बाद फिर पंजाब का भी बताइएगा जरा, वहां पर भी आम आदमी पार्टी की सुनामी आई है। ये तो बहानेबाजी है, इसीलिए हमें डॉक्टर लोहिया ने कहा था हम सब लोगों से कि देखो 5 साल तक जिंदा कौमें इंतजार नहीं करती हैं, रोटी को तवा पे पलटते रहो मतलब वो जल जाएगी। कि दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण थी कि हर जनता को, मताधिकार को ये कर्तव्य है कि वो सरकार को जीवंत रखने के लिए, जिम्मेदार बनाने के लिए ऐसी हरकतें करे, जन संघर्ष करे, सड़क पर जाए, जेल और फाड़ा, यही चुनाव निशान था। लेकिन दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक कभी जेल गए नहीं। मुलायम सिंह यादव कई बार जेल गए, हम लोग साथ रहे जेल में भी, लेकिन अखिलेश यादव को सोचा नहीं। तो सुविधाजनक जीवन से संघर्ष ही चलता है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने यहाँ पर रेज किया है। बिल्कुल, हाँ बोलिए सर, बोलिए। तभी डरती है सरकार। अगर 5-10 हजार लोग सड़क पर निकल जाए, राजभवन मुख्यमंत्री का घेराव कर दे, हर सार्वजनिक सभा में बहिष्कार करे, क्या असर पड़ता है? ये जनता का प्रभाव है। लेकिन नहीं, कौन नेता ऐसा करता है? सब सुविधा भोगी हो गए। इसलिए तो आज और ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक को भी समझ में आता है। इसी सवाल के साथ जो सवाल यहाँ पर राव साहब ने उठाया है, पुष्पेंद्र यादव जी आप ही का मैं रुख करूंगी कि मुलायम सिंह यादव को हमने देखा कितनी बार वो जेल गए और इसीलिए उन्हें जमीन से जुड़ा हुआ नेता कहा जाता था, इसलिए उनकी लोगों में इतनी मजबूत पकड़ मानी जाती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की राजनीति बिल्कुल अलग, और क्या उसी का खामियाजा यहाँ अखिलेश को इतनी मेहनत के बावजूद जो रिजल्ट नहीं मिल पाया उसको कहा जा सकता है? यादव जी, उतरे, लेकिन आपने देखा होगा पहले की सरकार में और अब की सरकार में फर्क है। पहले की सरकारों में
विपक्षी नेताओं को उनका जो है अधिकार था कि वो अपना विरोध दर्ज कर सके। आपने देखा होगा कई मुद्दों पे, किसान मुद्दों पे, शिक्षक मुद्दों पे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे ही वहां से निकलते हैं घर से, उनको वहीं से कैप्चर कर लिया जाता है। पूरी फोर्स चारों तरफ से लगा दी जाती है। कोई भी मुद्दा हो उत्तर प्रदेश में, ऐसा कोई मुद्दा हो जिसको राजनीतिक पार्टी उठाएंगी, उस मुद्दे से पहले ही चाहे वो नेता वहां जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, पूरी तरफ से किलाबंदी कर दी जाती है और घरों को घेर लिया जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई बार, आपने देखा हो किसानों के मुद्दे पे भी और बेरोजगारी के मुद्दे पे भी आंदोलन हम लोगों ने किया। और मैडम हम लोगों को भी, चलो राष्ट्रीय तो बहुत बड़ा चेहरा रही, जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं उनको जगह जगह घेर लिया गया। मैं स्वयं 2-3 बार इस बार वहां से पुलिस लाइन से आया और एक बार जेल भी गया। तो मैडम ये बहुत बड़ी बात है कि पहले की सरकारों में फर्क है। हाँ। वो लोग दबाना चाहते हैं, वो तानाशाही तरीके से शासन कर जाते हैं कि कोई कुछ बोल ही ना पाए। हाँ। पहले की सरकार को बोलने का न्योता देती थी, बोलने का मौका देती थी। चलिए ठीक है, पहले की सरकारों में आज की सरकार में फर्क हो गया है। जनता भी तो लेकिन दूसरी तरफ बदली है, तो ऐसे में आप इस बदली हुई जनता के मूड को क्यों नहीं भाप पाए? आपके पास लौटूंगी इस सवाल के साथ। हमारे साथ 2 और खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता उमाशंकर पांडे जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पांडे साहब आपका। इसके अलावा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी नेता दीपक बघेल जी भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले उमाशंकर पांडे जी, अब मैं आप ही के पास आऊंगी। कांग्रेस के जो नतीजे रहे सर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि 2022 के इस रण में हम तमाम राज्यों की बात करें, क्या वाकई में इस बार एक बार फिर से ऐसा हुआ कि बुनियादी मुद्दों से हटकर, असल मुद्दों से हटकर धर्म और जाति हावी हो गई और उसी के आधार पर चुनाव हुआ और उसी के आधार पर रिजल्ट आज हमारे सामने? क्या एक बार फिर से ऐसा हुआ है सर? उमाशंकर जी, लोगों ने चुनाव जीता है, जनता का आशीर्वाद जिनको मिला है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सबको पूरी विनम्रता के साथ बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जिन वादों के साथ वो सत्ता में आए हैं, उन वादों को जनता के साथ उन्होंने किया है, उसको बखूबी वो पूरा करके जनता का विश्वास जीतने का काम करेंगे। आपने कहा कि क्या जनता के मुद्दे, हाँ ये सच है कि देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं या उत्तराखंड की बात करूं, तमाम राज्यों की बात करूं, तो देखिए जो जनता के असल मुद्दे थे, चाहे वो महंगाई की बात कर लें, उत्तर प्रदेश के संदर्भों में कानून व्यवस्था की बात कर लें, बेरोजगारी की बात कर लें, आप ये सारे मुद्दे हैं, ये मुद्दे कहीं नहीं गए हैं। ये चुनाव के परिणाम जो आए हैं, इससे लखीमपुर खीरी में जघन्यता जो हुई थी वो झूठी तो नहीं साबित हो जाएगी, जघन्यता हुई थी। मनीष गुप्ता को पीट कर मार दिया गया था होटल में, तो वो कहानी तो झूठी नहीं साबित होगी। ऐसे तमाम जो कानून व्यवस्था की तस्वीरें उत्तर प्रदेश में देखी गई और तमाम जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, खास करके जो संविदा कर्मचारी हैं, उनके मुद्दों को ले लिया जाए, तो आप ये सारे मुद्दे थे। और प्रियंका गांधी जी ने, जहां तक कांग्रेस की बात है, प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ये मुद्दे उठे, पूरी ताकत से उठाए गए, लेकिन जनता ने इन मुद्दों पर वोट नहीं किया, ये सच है। तो फिर जनता ने जिन मुद्दों पर वोट किया है, कांग्रेस पार्टी शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकर उत्तर प्रदेश के संदर्भों में उस पर चर्चा करेगी और अन्य राज्यों में भी जहां कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, वो ठीक है, चर्चा तो होगी ही, जाहिर सी बात है। आत्ममंथन की बात भी कांग्रेस की तरफ से लगातार की ही जा रही है, वो भी जाहिर सी बात है और होना भी चाहिए, ताकि मनोबल को टूटने से बचाया जा सके और एक बार फिर से नए हिम्मत, नए जोश के साथ फिर से मैदान में उतरा जा सके, सरकार को घेरा जा सके, जनता के भलाई में, जनता के हित के लिए काम किया जा सके। लेकिन ऐसे में उमाशंकर पांडे जी, आपने भी लखीमपुर खीरी का जिक्र किया, ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि किसानों की नाराजगी वोट की चोट में तब्दील क्यों नहीं हो पाई सर? इसके पीछे क्या कारण आपको नजर आता है? क्योंकि किसान आंदोलन, किसानों की नाराजगी विपक्ष के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था और खासतौर पर उस पर्टिकुलर बेल्ट में। सही कहा, वो मुद्दा था और हम सबने वो तमाम तस्वीरें देखी थी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, जिसमें
संजीव बालियान जो प्रमुख नाम है, नंद किशोर गुर्जर जो इनके एमएलए रहे, ये तमाम लोग थे। जब ये अपने क्षेत्र में जा रहे थे तो जनता इनको दौड़ा रही थी। ये तस्वीरें, ये वीडियोस तमाम टीवी चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हम लोग देख रहे थे, लेकिन जो परिणाम आए हैं वो उससे अलग आए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुद्दे थे, जिन मुद्दों पर जनता लड़ रही थी, चाहे वो महंगाई की बात थी, वो आपने किसान की बात की, तमाम मुद्दे थे, यानी कि जनता ने उन मुद्दों पर वोट नहीं किया। तो ये कम से कम कांग्रेस पार्टी के लिए ये गंभीर चिंतन का विषय है, समीक्षा का विषय है, मंथन का विषय है, चिंतन का विषय है कि आखिर जनता के जो इन मुद्दों से अलग जिन पर उन्होंने वोट किया है उसको हमें समझना होगा, और उन मुद्दों पर जो जनता जिन पर वोट कर रही है उन मुद्दों पर हमें जनता के बीच जाना होगा, अपनी बात रखनी होगी, जिससे हम जनता का भरोसा जीत पाए। चलिए ठीक है, दीपक बघेल जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता है। दीपक जी, 2022 के रण में बुनियादी मुद्दे तो गायब हो गए, महंगाई बेरोजगारी की बात हुई नहीं। कहा जा सकता है कि विपक्ष कहीं ना कहीं फेल हुआ है इन मुद्दों को जीवंत रखने में, इन मुद्दों पर जनता को कनेक्ट करने में। लेकिन आप लोगों ने धर्म और जाति का एक बार फिर से ऐसा ध्रुवीकरण का खेल खेला कि ये देखिए नतीजे जबरदस्त तरीके से आपके फेवर में। क्या कहिएगा सर, क्योंकि आप भी तो मानेंगे ना इस बात को, महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे थे, लेकिन इन मुद्दों का कुछ खास असर नतीजों में देखने को मिला नहीं। शिल्पा जी, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जनता की अदालत लगी हुई थी और पिछले 3 महीने से इस जनता की अदालत में सभी पार्टियों को जाने का मौका मिला। वहाँ भारतीय जनता पार्टी भी गई, समाजवादी पार्टी भी गई, कांग्रेस भी गई और बसपा भी गई, और सभी को मौका था। और जनता की अदालत में सबने अपने अपने मुद्दे रखे। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना रिपोर्ट कार्ड रखा, अपने मुद्दे रखे, हम किस तरह चुनाव पे जाना चाहते हैं। हमने राष्ट्रवाद विकास का मुद्दा रखा और उसमें गए, और सुशासन का भी हमारा मुद्दा था जो जनता के बीच में हम लेकर गए। और जनता ने आज देखिए 10 मार्च को अपना जनादेश सुना दिया है। तो इसका मतलब ये पूर्ण रूप से तय है कि जनता का मन भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। और रही बात जिन मुद्दों की बात हमारे विपक्षी साथी कर रहे हैं, अगर जनता ने उन मुद्दों को माना होता तो वो पूरा जो मैंडेट है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी वर्गों के लिए काम किया। अभी मेरे साथी किसानों की बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसमें 1,51 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। इससे पहले दोनों सरकारें मिलकर इतना नहीं कर पाई। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके अंदर नौजवानों को रोजगार मिला। दोनों सरकारें मिलकर इतनी रोजगार नहीं दे पाई। तो ये सारी चीजें आज भारतीय जनता पार्टी ने जनता के लिए की है। जनता के लोक कल्याणकारी हितकारी जो योजना है वो डायरेक्ट जनता तक पहुंचाई है। एक पैसा ऊपर से जाता है नीचे तक पूरा पहुंचता है। डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में पैसा पहुंचाने का काम, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करने का काम, सांस्कृतिक जो चेतना के केंद्र हैं उत्तर प्रदेश के अंदर उनको आध्यात्मिक पर्यटन में बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ये सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में गए और जनता ने जब हमें जनादेश दिया है तो इसका मतलब यह है कि 24 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों का मन भारतीय जनता पार्टी की निश्चित तौर पर सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता ने भारी मैंडेट आप लोगों को दिया है। वो नतीजे खुद ब खुद बयां भी कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के ऊपर, बीजेपी के ऊपर खासतौर पर ध्रुवीकरण के आरोप के साथ साथ ये भी आरोप लगता है कि भाई आप लोग माहिर है इस चीज में कि राष्ट्रवाद का ऐसा चक्रव्यूह चल देते हैं, रच देते हैं कि जनता कुछ समझ ही नहीं पाती है। फिर तो उनसे जुड़े हुए, उनसे सरोकार रखने वाले जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं वो खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। राष्ट्रवादी सत्ता हावी कर दिया जाता है। देखिए शिल्पा जी, राष्ट्र धर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप राष्ट्र की आराधना करते हैं और राष्ट्र को प्रमुख लेकर चलते हैं और राष्ट्र के लिए ही काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कोई राष्ट्रवाद कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ राष्ट्र के प्रति प्रेम की बात है, राष्ट्र को प्रथम लेकर चलने की बात है। तो हम राष्ट्र को प्रथम लेकर चलने वाले लोग हैं। व्यक्तिगत स्वार्थ को हम पीछे रखते हैं, जबकि अन्य पार्टियां अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उन्होंने ध्रुवीकरण किया। ध्रुवीकरण हमने नहीं किया। इस पूरे चुनाव के अंदर आप शिल्पा जी आपने देखा होगा 3 महीने से हम भी लगातार आपके साथ में बने हुए हैं। आपने देखा होगा सबसे पहले जब हम गन्ना की बात कर रहे थे तो जिन्ना समाजवादी पार्टी लेकर आई। उनको राजनीतिक दुश्मन पाकिस्तान नजर आता है, भारतीय जनता पार्टी एक बार भी नहीं लेकर आई। और राष्ट्र के मुद्दों पर हम प्रखर होकर बोलते हैं। देखिए हमारा स्पष्ट रूप से मानना है उत्तर प्रदेश के प्रत्येक वर्ग का उत्थान करना भारतीय जनता पार्टी का और किसी भी सरकार का दायित्व होता है, उसका धर्म होता है और हम उसी के नाते चले। देखिए बहुत लंबे समय से तुष्टीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार चली आ रही थी। उस तुष्टीकरण की राजनीति का आज अंत हुआ है। जाति की राजनीति चली आ रही थी, उस जाति की राजनीति का अंत हुआ है। धर्म की जो राजनीति चली आ रही थी उसका लगातार अंत हुआ है। बहुत सारे बहुसंख्यक लोग थे जिनकी एक बहुत आस्था थी राम के अंदर। अगर 580 वर्षों में
अगर किसी पार्टी ने उस आस्था के केंद्र को जीवित करने का काम किया तो क्या ये कोई तुष्टीकरण की राजनीति है? ये तो हमारे आस्था का विषय था और आस्था के विषय का हमने पूरा किया, तो इसमें कोई तुष्टीकरण की बात नहीं है। चलिए ठीक है सर, आपके सारे दावे आप जो कर रहे हैं, जबरदस्त जनादेश आपको मिला हुआ है आज की तारीख में। आप लोगों का दिन भी है, समय भी है। फिलहाल नई सरकार आपकी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास रचने जा रही है। के विक्रम राव साहब, आप ही का एक बार फिर से मैं रुख करूंगी। आपने कांग्रेस को भी सुना, बीजेपी को भी सुन लिया, समाजवादी पार्टी का भी पक्ष आपने जान लिया। अब आपका विश्लेषण इस पर क्या कहता है सर? और जनता का मैंडेट भी आपने देख लिया। आखिर ये खेल कहाँ खेला जाता है? साइकोलॉजिकली धरातल पर उतरते हुए खेल की शुरुआत कहाँ से होती है जिसके फेर में एक वोटर फंस जाता है? शिल्पा, एक प्रयास संभव है, यूं तो कई चीजें मुश्किल हो जाती है। मसलन हर पार्टी एक प्रकोष्ठ बनाए कि सरकारी पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के वादों को क्रियान्वित करने के लिए दबाव बनाया जाए। दबाव प्रदर्शन द्वारा हो सकता है, संघर्ष द्वारा हो सकता है, हाईकोर्ट में भी कर सकते हैं दावा कि फलाना वादा किया का वादा फरामोशी है। और सबसे बढ़िया ये है कि मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ जाए उसका घेराव हो, उसके प्रदर्शन हो। ये तरीके हैं जो लोकतांत्रिक है, जनतांत्रिक है। इसके मार्फत से सरकार को नियंत्रित किया जा सकता है कि वो अपने चुनाव मैनिफेस्टो में वादों को पूरा करे। लोकतंत्र ही है, और ये है कई देशों में। यूरोप के जितने लोकतंत्र हैं, एशिया के देशों में, पाकिस्तान जहाँ तानाशाही है वहाँ भी यही है। लोग इमरान खान के खिलाफ निकलते हैं जुलूस में, लाहौर में बड़ी बड़ी रैली करते हैं। लेकिन भारत में सोचिए पिछले 5-6 साल में कोई रैली हुई दिल्ली में या लखनऊ में? क्यों नहीं हुई? किसने रोका था? मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी का पेट्रोल दाम बढ़ गया इंदिरा गांधी के शासन में। अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार भारत में बैलगाड़ी में लोकसभा गए थे। बड़ी चर्चा हुई, हमारे पत्रकार साथी से खूब फोटो छापी, संपादकीय लिखे गए कि क्या लोकतांत्रिक तरीका है। दुनिया भर में प्रचार हुआ कि इंदिरा गांधी सरकार पेट्रोल के दाम नहीं कंट्रोल कर पा रही है। इस प्रकार के साधन है, सोच सकते हैं लोग। अच्छा ठीक है, के विक्रम राव साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया अभी हमारे दर्शकों को कि यूपी में खासतौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या चूक रही। लेकिन अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जिस मुद्दे के साथ लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ महिलाओं की यानी कि आधी आबादी के दम पर चुनावी अखाड़े में उतरी हुई थी, और बहुत साफ सुथरी राजनीति प्रियंका गांधी ने की, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर कांग्रेस के लिए सर कहां कमी रह गई, कहां कांग्रेस से गलती हो गई? राव साहब, आपका विश्लेषण इस पर क्या कहता है? कांग्रेस को क्यों नकार दिया है उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर से? के विक्रम राव साहब, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? हाँ सर, राव साहब आप ही का विश्लेषण इस पर चाह रही हूँ। आपको क्या समझ में आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने वाकई में तारीफ करनी पड़ेगी महिलाओं के मुद्दे को उठाते हुए आधी आबादी के दम पर जिस तरह से प्रियंका गांधी ने पूरी मुहिम चलाई, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया। सर आपका विश्लेषण इस पर क्या कह रहा है, कहाँ चूक कांग्रेस से हो गई? ये तो चुनाव का दुर्भाग्य है कि ये दो और पार्टियों को 1 या 2 सीटें दी, बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस को। ये खराब था, ये उनको भी मिलना चाहिए, उनका अभियान चलना चाहिए था। बल्कि मैं तो हमेशा ही मानता हूँ कि 1 वर्सेस 1 अगर हो, सरकारी पार्टी और सारा विपक्ष मिलकर एक हो जाए। हाँ। ये गुजरात में हो चुका है नवनिर्माण का आंदोलन में जयप्रकाश नारायण के समय। हाँ। बिहार में हो चुका है बिहार आंदोलन में। हाँ। अगर 1 वर्सेस गैर सत्तारूढ़ पार्टी को एक अवधारणा बन जाएगी, संकल्प बन जाएगा किसको वोट देना है। अभी क्या है, एक आदमी जीत रहा है, वो साइनिंग करके है सरकारी भारतीय जनता पार्टी का 350 वोट से जीता है, 350 वोट से, और 1 लाख ज्यादा वोट पाया है वो। और उसके खिलाफ जो ये पार्टी थी, भूल गया उसका नाम, उस पार्टी असदुल्ला ओवैसी
3,500 वोट काट दिए उसने। अगर वो न लड़ता तो शायद ही जीत जाते। तो इस प्रकार का वोट का बंटवारा क्यों है? ये पार्टियों की जिम्मेदारी है कि संयुक्त मोर्चा बनाए। संयुक्त मोर्चा बनेगा तभी 1967 में। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर आपने यहाँ पर रेस किया है राव साहब। आपका विश्लेषण जिस तरफ इशारा कर रहा है, इस पर मैं जल्दी से जवाब उमाशंकर पांडे जी आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि वाकई में जब वोट कट जाते हैं, कहीं ना कहीं वो वोट वेस्ट हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली इसका फायदा फिर सत्ताधारी पार्टी के पास पहुंच ही जाता है। तो एक संयुक्त मोर्चा बनाने की तरफ विपक्ष को पहले से ही सोचकर काम करना चाहिए था। देखिए शिल्पा जी, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है। हाँ। सभी दलों के। हाँ। पिछली बार कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़े और उसका कांग्रेस को नुकसान हुआ। इसके पहले बहुजन समाज पार्टी के साथ भी कांग्रेस पार्टी का गठबंधन रहा, कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ। तो गठबंधन होते रहे हैं, गठबंधन होते रहेंगे, उसमें जरा भी कोई संशय नहीं है। लेकिन बहन जी की बात करें, मायावती जी की बात करें, आपने देखा कि पूरे 5 सालों तक बहन जी घर में ही रही, वो बाहर नहीं निकली। हाँ। अखिलेश यादव जी की बात करें, अखिलेश यादव जी भी किसी मुद्दे पर सड़क पर उतरकर उन्होंने संघर्ष नहीं किया और सत्ता के खिलाफ अखिलेश यादव जी ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। ये हम सब ने देखा, तमाम बड़े बड़े मुद्दे उत्तर प्रदेश में हुए, लेकिन ये दोनों दल सत्ता के खिलाफ सड़क पर उतरने का साहस नहीं जुटा पाए। लड़ते हुए सिर्फ प्रियंका गांधी जी नजर आई। तो ये जो भाजपा से डर वाली कहानी थी, उसकी कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है। मैं उस पे हालांकि जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब चूंकि आपने विपक्ष की बात की है तो मैं जरूर कहूंगा। मायावती जी डरी सहमी घर में 5 सालों तक बैठी रही, एक भी मुद्दे पर वो बाहर नहीं आई और जिन दलितों के नाम पर वो राजनीति करती हैं, उन दलितों पर तमाम अत्याचार हुए। उम्भा की घटना, आदिवासियों पर गोलियां चली, 10 आदिवासी मार दिए गए, मायावती जी वहां पर नहीं जाती हैं। हाथरस की इतनी बड़ी घटना, एक वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ जो हुआ, वो पूरे विश्व ने देखा, पूरे विश्व के सामने वो कहानी आई, लेकिन मायावती जी जो है वहां भी जाना उचित नहीं समझती हैं। तो ये जो इसी तरीके से आजमगढ़ में एक दलित प्रधान की हत्या हो जाती है, वहां पर भी मायावती जी नहीं जाती है। तो दलितों के ऊपर सहारनपुर की घटना हुई, तमाम अत्याचार हुए, लेकिन मायावती जी कहीं नहीं गई, बल्कि उनके जितने बयान आए और लोकसभा में कई सारी चर्चाएं हुई, चाहे वो सीए एनआरसी का मुद्दा था, नीट का मसला था, तमाम मसले थे जिसमें मायावती जी ने परोक्ष, अपरोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की मदद की। उनके बयान भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाने वाले रहे। ये कहानी विपक्ष में मायावती जी का है और अखिलेश यादव जी का सुन लीजिए। यानी कि आपके मुताबिक पर्दे के पीछे से साइलेंट रहकर परोक्ष या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बीएसपी ने सपोर्ट ही किया, बीजेपी के लिए काम ही किया है और वो भी नतीजों में साफ तौर पर दिख भी रहा है। चलिए ठीक है सर, आपके पास लौटते हो। पुष्पेंद्र यादव जी, आप क्या जी, थोड़ी सी बात नहीं रह गई। बोलिए सर, बोलिए। ये मैंने कहा वो प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा में उन्होंने भाजपा का मदद किया। अच्छा, दूसरी बात मैं सपा की बात जरूर करना चाहूंगा। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लोकसभा में मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं, सहखई में मोदी जी को आमंत्रित करते हैं, मोदी जी वहां पहुंचते हैं। अखिलेश यादव जी के घर पर आदित्यनाथ जी का बार बार आना जाना वो हम सबने देखा और हम इसको राजनीतिक शिष्टाचार मान लेते हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी अपनी एक बहू को भाजपा में भेज देते हैं, अपने समधी को भाजपा में भेज देते हैं जो वहां चुनाव लड़ते हैं। तो ये जो है ये राजनीतिक शिष्टाचार तो नहीं है। यानी कि अच्छा, और अखिलेश यादव जी का वो जिन्ना वाला बयान और ये उन्हीं के समर्थन से चुनाव लड़े मुख्तार अंसारी के बेटे का जो बयान था कि 6 महीने तक ट्रांसफर नहीं होगा और उस पर अखिलेश यादव का एक भी बयान ना आना, ये बताता है ये सपा को कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है, पुष्पेंद्र यादव जी क्या कहेंगे आप सर? ये कुछ अनिवार्य नहीं है कि भाई अगर किसी के समधी या किसी की बहू या किसी का बेटा, ऐसे बहुत से उदाहरण मिल पाएंगे आपको हर पार्टी में कि एक भाई दूसरी पार्टी में है और दूसरा भाई दूसरी पार्टी में।
वो अपने अपने हिसाब से आदमी अपना अपना हिसाब देखता है। और अगर इसी में अगर हम लोग अपने परिवार में ही चाहे वो अपर्णा जी हो, चाहे वो जैसे रहा के नेताजी के समधी की बात रही, अगर उन लोगों को हम लोग टिकट देते तो शायद इसी चैनल पे बैठ के जो इस बात को उलट करके बोल दिया जाता कि समाजवादी पार्टी ने अपने परिवार वालों को, अपने समधी को, अपने बहुओं को भी टिकट से चुनाव लड़ाया। तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। देखिए, दूसरी बात ये है कि इसमें ये सच्चाई है इस बार के जो मुद्दे रहे, लेकिन परिवारवाद के ठप्पा हटाने के लिए परिवार में ही नाराजगी मोल ले ली गई, जीत फिर भी नहीं मिली। देखिए मैडम, जीत और हार जनता के हाथ में, लेकिन कम से कम इसको आपने स्वीकार किया कि हाँ चलो आपको समाजवादी पार्टी ने ये प्रयास किया। क्योंकि समाजवादी पार्टी जब भी अपनी तरफ से जब लड़ती है, हमेशा हमने विकास पे लड़ने का प्रयास किया। और ये आप देखिए, ये मुद्दे जो हैं महंगाई के, बेरोजगारी के, ये छोटे मुद्दे नहीं थे, ये बहुत बड़े मुद्दे थे, लेकिन जनता इनसे दूर रही। जनता को इससे वो फर्क ही नहीं पड़ा। आप अपना इसमें फेलियर मानते हैं पुष्पेंद्र जी? अगर समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को आखिरी समय तक जीवंत रखती, सिर्फ इन्हीं दोनों मुद्दों पर खेलती, जन जन तक पहुंचती इन मसलों को लेकर, इन दोनों मुद्दों को लेकर, तो आज शायद नतीजे कुछ और हो सकते थे। क्या आप इसमें अपना इस मोर्चे पर अपना फेलियर मानते हैं, स्वीकार करते हैं? देखिए मैडम, फेलियर हम इसको नहीं कह सकते। मेरी बात सुनिएगा। पहली बात ये है कि जो वोट बैंक हमारा है, वो आपने देखा होगा जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई है उससे लेकर और आज तक इस बार जो वोट बैंक मिला है वो सबसे ज्यादा बम्पर वोट बैंक मिला है। हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि इस बार कोई भी पार्टी किसी भी प्रयास से वोट नहीं ले पाई, और उसका नुकसान हमें ये हुआ कि जो है बसपा ने जो अपना वोट ट्रांसफर जो करवाया, सबसे बड़ा नुकसान वहां से हुआ। दूसरी बात, उसके बाद नुकसान हमें ये हुआ कि जो कांग्रेस इतना रोड शोड से जो सारे उत्तर प्रदेश में घूमी, उनसे भी आप देखेंगे उनके अधिकतर जो उनके कैंडिडेट है, सबकी जो संख्या है वो 2000 और 3000 के बीच में सिमटी हुई है। वो वोट भी वहां ट्रांसफर हुआ। और हमारी 80 सीटें कम से कम ऐसी हैं जहां का मार्जिन 500 से और 5-7 हजार के बीच में ही है। वो जो छोटा विपक्षी ले डूबा, आपको बीएसपी और कांग्रेस ने हरवा दिया। इस बात से हम सहमत हो सकते हैं कि वो है कि मुंगेरी लाल सपने थे ना कि हम ना तो हम जीतेंगे ना जीतने देंगे, और मायावती जी ने वो अपना साबित कर दिया। और जो टीम बी की तरह जो काम किया, उससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ये हम अपना इसको मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और अल्टीमेटली फायदा हुआ दीपक बघेल जी, आपको, आपकी पार्टी को। और ये देखिए किस तरह से प्रचंड बहुमत के बाद एक बार फिर से आपके चेहरे पर मुस्कान। बीजेपी प्रवक्ता दीपक बघेल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, क्या कहेंगे बघेल साहब? अंत भला तो सब भला, अब जीत आप गए तो अब तो आप जो भी कहेंगे वो सच्ची साबित हो जाएगी, क्योंकि जनता का इतना बड़ा जनादेश जो आपको मिल गया है। देखिए, जनता की अदालत, मैंने आपसे पहले भी कहा था, जनता की अदालत में जो फैसला करेगा, उत्तर प्रदेश की जो 24 करोड़ जनता फैसला करेगी, वही सम्मान होगा। उनके मुद्दों तक जाना, जनता को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। जनता आपको पूर्ण रूप से देखती है, वो आपके कार्य व्यवहार को देखती है, वो आपके शासन व्यवस्था को देखती है, वो आपकी प्रशासन व्यवस्था को देखती है। और ये सारी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की जनता ने लगातार देखी, और 5 वर्षों तक लगातार देखी। उन्होंने ये भी तय किया कि 5 वर्षों तक लगातार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने का काम किस पार्टी ने किया है। ऐसी कौन सी पार्टी थी जिसने महामारी के समय पे लगातार जनता के साथ में रहे, उनको रोजगार से लेकर। लेकिन सर, जनता ने वो दूसरी लहर का दंश भी तो झेला था। जनता ने वो गंगा में बह रही लाशें भी तो देखी थी। जनता ने वो कोरोना का मिसमैनेजमेंट भी तो देखा था। यही तो आज का हमारा मुद्दा है। ये मुद्दे जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, जो जनता जिनसे सीधे सीधे कनेक्ट करती है, या फिर जनता जिन मुद्दों में झेल चुकी होती है, लेकिन लास्ट में आके जनता भूल जाती है। देखिए शिल्पा जी, उत्तर प्रदेश की जनता ये भी देख रही थी कि महाराष्ट्र में किस प्रकार से कोरोना ने तांडव मचाया था। उत्तर प्रदेश की जनता ये भी देख रही थी कि राजस्थान के अंदर कोरोना किस प्रकार से तांडव बनाया था। केरल के अंदर कोरोना कब तक ठीक हुआ, लास्ट में अंत तक उसमें कब तक कोरोना की वेव रही। और ये वही उत्तर प्रदेश था जिसके अंदर माइक्रो मैनेजमेंट के अंदर पूरे व्यवस्था को दुरुस्त करके और लोगों को वैक्सीनेशन करके ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन। आप देख लीजिए, जितने भी बीजेपी शासित राज्य है उसमें सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने का काम और सबसे तेजी से वैक्सीनेशन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। तो जो WHO ने भी कहा, तो किसी मानक पे तो कहा होगा कि उत्तर प्रदेश का मैनेजमेंट सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट। उन सभी सेवकों को लगाया गया, रोजगार सेवक से लेकर आंगनवाड़ी तक को जमीन पर जा जाकर घर घर नॉक करके वैक्सीनेशन करने का काम दिया गया। तो यह मैनेजमेंट था उत्तर प्रदेश की योगी सरकार थे, और यही योगी आदित्यनाथ जी थे जिन्होंने लगातार कोरोना के दौरान में जिले से जिले तक जाकर प्रवास किया। उन सभी जिलों में जाने के बाद में उनको व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के बाद उस पूरी जनता को उस महामारी से लेकर पीछे छोड़ा। उसके बाद में भी महाराष्ट्र के अंदर रहा, केरल के अंदर रहा, परंतु उत्तर प्रदेश उस महामारी से बिल्कुल दूर बच के साफ निकल कर आ गया। तो यानी कि उमा शंकर पांडे जी, बघेल साहब कह रहे हैं कि भाई WHO ने भी सराहा,
उत्तर प्रदेश की जनता ने भी अब सराहा दिया, लेकिन विपक्ष को नहीं दिखा कि कितनी मेहनत के साथ योगी सरकार ने उस मुश्किल समय में काम किया, लोगों की जान बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत की। विपक्ष को नहीं दिख रहा तो भाई इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। जनादेश देख लीजिए आप। हमने पहले ही कह दिया कि जो उत्तर प्रदेश के जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दे थे, उन मुद्दों पर जनता ने वोट नहीं किया है। जनादेश अगर जनता के मुद्दों पर आता तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती। जो 2017 में इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें भी तमाम बातें हम लोग जानते हैं, उस पर खूब चर्चा हो चुकी है। चुनाव परिणाम आ चुके हैं, इसलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन गन्ने की चूंकि ये बात कर रहे थे तो मैं केवल गन्ने की ही बात कर दूं कि तो इन्होंने 2017 के लोक संकल्प पत्र में लिखा था कि सरकार बनते ही 90 दिनों के अंदर हम सारा बकाया भुगतान कर देंगे और उसके बाद से 14 दिन के अंदर हम गन्ने का मूल्य चुकता कर दिया करेंगे और नहीं कर पाएंगे तो ब्याज देंगे। आज तक 16,000 करोड़ से ज्यादा बकाया गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ। ये इनके वादों की हकीकत है। ऐसे तमाम मुद्दे थे। बेरोजगारी थी, 100 में 68 युवा उत्तर प्रदेश का आज भी बेरोजगार है। एक भी इंडस्ट्री नहीं लगी, जबकि इन्वेस्टर समिट के नाम पर उमाशंकर पांडे जी के ये तमाम मुद्दे इसलिए भी गौण हो जाते हैं क्योंकि बीजेपी के पास ये जो राष्ट्रवाद की जादू की झड़ी होती है, जिसे वो यूं चलाती है चुनाव के समय और सब कुछ उनके पक्ष में हो जाता है। Is it so? शिल्पा जी देखिए, उस जादू की छड़ी को हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। और मुझे लगता है कि अब इसको हम उत्तर प्रदेश का सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें या जो भी इसको क्या नाम दें, लेकिन जब जनता के असल मुद्दे गौड़ होते हैं और जनता कुछ और मुद्दों पर वोट करती है, तो जिस पार्टी को जनता का जनादेश मिल जाता है तो वहां पर लखीमपुर खीरी की जगन्यता भी जिंदाबाद करने लगती है। वहां पर बेरोजगारी की मार भी बधाइयां बांटने लगती है और वहां पर लखीमपुर खीरी में बीजेपी का जीतना, हाथरस की सीट पर बीजेपी प्रत्याशी का जीतना, कहीं ना कहीं इस पर फिर मुहर भी लगा जाता है। चले ठीक है, जनता का फैसला है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। जब जनादेश इतना बड़ा आ जाता है उसके बाद बाकी तमाम चीजें अपने आप साइलेंट हो ही जाती है। पुष्पेंद्र यादव जी, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी सर। आप महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य के मुद्दे, वाकई में ये बुनियादी मुद्दे थे, महत्वपूर्ण मुद्दे थे, लेकिन इन मुद्दों से इतर किन मुद्दों पर फिर वोट पड़ा, जरा ये भी बता दीजिए। आप लोगों ने रात भर में विश्लेषण कर ही लिया होगा सर। इन मुद्दों से उलट दिया और उसका नुकसान, उनका खामियाजा आप देखिएगा अगले 2 या 3 महीने में। जहां से पेट्रोल नीचे आया था वहीं पहुंच जाएगा। जो महंगाई जो जहां कुछ कम कर दिखाई गई वो वहीं पहुंच जाएगी और डीजल पेट्रोल फिर 100 के पार होगा और इसका खामियाजा जनता को खुद भुगतना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है, जो मुद्दे वोट ना करके उन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम और अपने धर्म की जात पर जो वोट दिया है उसका खामियाजा जनता भुगतेगी। मुझे लगता है कि अब उत्तर प्रदेश में जब तक किसी और को मैंडेट नहीं मिलेगा, जब तक बिल्कुल बेरोजगारी अपनी चरम पे नहीं पहुंच जाएगी और घर घर में एक आदमी की नौबत ये होगी कि उसको। लेकिन क्या आप लोगों ने जाति के आधार पर आरएलडी के साथ गठबंधन करते हुए जाट वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश नहीं की थी, तो फिर आप किस मुंह से ये आरोप लगा सकते हैं? नहीं मैडम देखिएगा, हमने जो आरएलडी के साथ गठबंधन किया उसमें हमने अपने हिसाब से और अपने उसके देखते हुए कि भाई यहाँ पर लोगों का आक्रोश था, क्योंकि किसानों का वहाँ बहुत ज्यादा आक्रोश था, तो हम उन किसानों का कैसे भला कर पाए उसके हिसाब से हमने वो गठबंधन किया था, ना कि हमने जाति के हिसाब से गठबंधन किया था। ये गठबंधन एक प्रक्रिया है, वो हर पार्टी अपने हिसाब से करती है। चलिए ठीक है, दीपक बघेल जी लगातार मुस्कुरा रहे हैं, समझ में आ रहा है, खुशी हो रही होगी, ताजी जीत है और नया ये इतिहास रचा गया है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि उत्तराखंड के अंदर भी। लेकिन ऐसे में जाते जाते एक बार फिर से वही आरोप आप पर लगता हुआ कि भाई आप लोगों ने हिंदू मुसलमान कर दिया, ध्रुवीकरण कर दिया, और जहां जहां बीजेपी जीतती है ध्रुवीकरण के आधार पर ही जीतती है। और एक बार फिर से इसी वजह से आपको जीत मिली, क्योंकि अगर असल मुद्दों पर वोट होता तो शायद आज आप मुस्कुराते नहीं, इस पोजीशन में नहीं होते। शिल्पा जी, मैं बता दूं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर 5 राज्यों में चुनाव होगा, जिनमें से 4 भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचंड जीत का बहुमत भारत के सामने आया है और 10 मार्च को सबने देखा भी है इसे भली भांति। परंतु मैं एक बात कहना चाहूंगा, आज जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, ये जातिवाद इन लोगों ने किया, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति
समाजवादी पार्टी करती आई और सारा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर क्यों? भारतीय जनता पार्टी ने तो केवल जनता की सेवा की और वो लगातार 2017 के बाद से लगातार 2022 तक जनता के बीच में बनी रही। ये खामियाजा भुगता है समाजवादी पार्टी ने 4.5 साल तक जनता के बीच में से नदारद रहने का, इनके नेता का ट्विटर को चलाने का और जनता से दूरी बनाने का, ये उनका खामियाजा भुगतना पड़ा है। वही कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर नजर आता है। ये यहाँ पर नौकरियों के वादे करते हैं और राजस्थान में भूल जाते हैं। पंजाब में भी इनकी सरकार थी, वहां पर भी ये भूल गए थे। वहां पर बेरोजगार भत्ता देने की बात कही थी, ये वहां पर भूल गए। तो ये इन नेताओं ने जो खुद के चरित्र को इस प्रकार से धूमिल किया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसे स्थापित करके दिखाया। देखिए, कोरोना के बाद में लगातार प्रशासन से लेकर राशन तक की जो व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश के अंदर दुरुस्त हुई, मेगा स्ट्रक्चर्स की बात हुई, वो भी दुरुस्त हुई। तो ये सारी चीजें जनता के बीच में पहुंची और जनता ने माना कि अखिलेश सरकार के अंदर क्राइम ज्यादा था और भारतीय जनता पार्टी के अंदर उसको बिल्कुल खत्म किया गया। उसके बाद में देखिए, लखीमपुर खीरी और की बात कर रहे थे, तो लखीमपुर खीरी क्लीन स्वीप किया, उसके साथ में पीलीभीत भी क्लीन स्वीप किया और जिन हाथरस के मुद्दों पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया था उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कराकर ये बता दिया कि भारतीय जनता ठीक है। ऐसा आपके मुताबिक समाजवादी पार्टी 4.5 साल तो मैदान में उतरी नहीं, धरातल में लोगों के बीच पहुंची नहीं और इसी चीज का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। कांग्रेस को लेकर भी आपने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क था। उमाशंकर पांडे जी, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट सर, रीजन बता रहे हैं कि क्यों कांग्रेस को कामयाबी हाथ नहीं लग पाई? कि इन्होंने जितने सारे सुशासन गिनाए हैं उसमें केवल बता दें मणिलाल पाटीदार आजकल कहाँ है। वो इंद्रकांत त्रिपाठी जिनकी हत्या हुई थी, 27 लाख रुपए जो रंगदारी ले रहा था एसपी गुजरात वाला, वो आजकल कहाँ है? बस उसको इस 5 साल में ढूंढ दें और उसको सलाखों के पीछे पहुंचा दें। एक बार जरा बताइएगा कि 5000 सिखों की हत्या क्यों हुई? एक बार बताइएगा जरा, लोकतंत्र की हत्या करने वाले आज लोकतंत्र की बात कैसे करें, जरा बताइएगा। कहाँ है मणिलाल पाटीदार? क्योंकि इंतजार कर रहे हैं। मणिलाल पाटीदार कहाँ है आजकल? वो आप मणिलाल पाटीदार जाते जाते के विक्रम राव साहब, आपका फाइनल कमेंट सर। बीजेपी कांग्रेस सपा सबकी सफाइयां आपने सुनी, सबके रीजंस आपने सुने। राव साहब, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट। मेरा ये सुझाव है जो क्रियान्वित हो सकता है, ठीक है, कि हर पार्टी जो विपक्ष में वो तय करे कि सदन के भीतर सदन के बाहर वो पूरे अधिवेशन में सक्रिय रहेंगे, ठीक है, जनता के मुद्दे उठाएंगे और सरकार को हमेशा अपने घुटनों पर ले आएंगे या अपनी एड़ी पे खड़ा रखेंगे। अगर ये भावना आती, क्योंकि मैं जानता हूँ पिछले 5 तभी जनता के असल मुद्दे उठाए जा सकते हैं और उन्हें चुनाव के समय जीवंत भी रखा जा सकता है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। मेरे पास समय बस इतना ही, तो बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।